हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और क्लास 6 हम अभी कवर कर रहे हैं। पूरा आपका 6 से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट कराया जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एनसीईआरटी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस एनसीईआरटी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही यहाँ पे फोकस किया जाएगा। जो भी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं उस पर ही हम यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये आपका आज का चैप्टर है, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक लाइन हम अच्छे से पढ़ेंगे और बस आपको सुनते जाना है जैसे कहानी आप सुनते हैं। और सुनने का फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो कंप्लीट वीडियो तक बने रहिएगा, तभी ये पूरी चैप्टर आपको समझ में आएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो सब मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे आपका किसी चीज़ को रिलेट किया जाता है। जैसे जब आप शिक्षक बनेंगे तो कुछ भी पढ़ाने से पहले उसको रिलेट किया जाता है, ठीक उसी तरह से एक हिंट आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलता है। इसको हम पढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। और जैसे आप कहानी सुनते हैं बस वैसे ही आपको सुनते जाना है और पता भी नहीं चलेगा कब एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ध्यान लगा के सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोशन जो है, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से एक कड़क नोट मिलते हैं। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया खरीदने का बहुत मन था सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पे शेर क्यों बने हुए हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अशोक जो है ये किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका एक इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा तो और भी बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं शेरों वाला स्तंभ शीर्ष यहाँ पे पिक्चर में जो आपका लगा हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं इससे संबंधित। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये हमने कल हमने हिंदी का क्लास लिया था, चैप्टर 6 जब हमने किया था परसों हमने आपको ये कंप्लीट पढ़ाया था, जिसमें सारनाथ के ऊपर आपको दिखाया गया था पिक्चर के माध्यम से भी ये विशाल स्तंभ आपका स्थापित किया गया था। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर आपका रिलेट करती हैं एक दूसरे से, तो आपको बस ध्यान से समझना है। एक भी क्लासेस आप मिस मत कीजिएगा, पेंडिंग हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। अब इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, ठीक है। तो इतिहास में और भी बहुत सारे राजा थे और अशोक के निर्देश पर यहाँ पे क्या होता है, अशोक के निर्देश पर स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया। जो भी वो निर्देश देना चाहते थे आम जनता को, तो वो किसी न किसी स्तंभ या पत्थरों पर लिखवा देते थे अभिलेख, ठीक है। समझ में आया? देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करें कि उन राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का पूरा चैप्टर, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अब आप तो जानते होंगे इन सभी के बारे में। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम फैक्ट जो है दिए गए हैं। तो मैं आपको एक डिटेल क्लासेस भी इन सभी हिस्ट्री को खास करके, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत अच्छे कंटेंट आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मुझे उतना
सफिशिएंट नहीं लगता है, क्योंकि प्रश्न आपके बहुत तरह से पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बैठें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठते हैं तो वो आप क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको इस लेवल की करनी है। तो अभी तो हमारा NCERT सीरीज़ चल रहा है। NCERT फिनिश करने के बाद मैं आपको डिटेल क्लासेस लेके आऊँगी, जो अगर आप एक बार देख लेते हैं ना तो फिर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक करवाऊँगी, बिल्कुल थ्योरी रहेगा जी, थ्योरी रहेगा। थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बस वीडियो के साथ बने रहना है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट यहाँ पे अभी हम करते हैं। चाणक्य कौन था, आप सभी बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु माने जाते थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र में ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, वंश किसे कहते हैं। तो वंश आप सभी को पता है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो उन्हें ही हम वंश कहते हैं। तो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा थे। एक थे चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डिटेल क्लासेस के लिए भी बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि NCERT फिर हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि NCERT में कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो NCERT में आपको हूबहू उठा के दे दिए जाते हैं और एक कॉन्सेप्ट आपका बनता है, ठीक है। जब आप डिटेल क्लासेस करेंगे तो उसमें आपको एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इन सभी चीज़ों से अवगत होंगे, क्योंकि लेवल तो बढ़ाना है ना भाई। तो लेवल बढ़ाने के लिए आपको पहले छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए, इसीलिए आपको NCERT को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये एक प्रमुख नगर के अंदर आते हैं। और तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने जाने के रास्ते में पड़ता था, और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से नोट करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसको भी। तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोला करते थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जो पूरा दिख रहा है, जब आप ये PDF देखेंगे तो वहाँ पे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अशोक के अभिलेख की प्राप्ति कहाँ कहाँ पे हुई थी, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका इन्होंने जो है अपना बना लिया था, अपना साम्राज्य बना लिया था। इसीलिए इनके जो स्थल है उसको साम्राज्य कहा गया, इनके शासन को, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से इनका फैला हुआ है पूरा, इस प्रकार से देख रहे हैं आप। तो ये सारे आपको जो भी जितने भी लाल मार्क किए हुए हैं ना, यहाँ पे आपके सारे जगह क्या मिला है, तो यहाँ पे अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, अशोक के अभिलेखों की, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से यहाँ पे है वो प्रमुख नगर थे, जैसे उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला, ये 3 अभी हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है। तो वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भाषाएं बोलते थे, भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब देखिए राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब बहुत अच्छे से आप जो है कैटेगराइज कर पाएंगे कि सम्राट अलग होता है और राजा अलग होता है, ठीक है। सम्राट जो होता है वो साम्राज्य का सम्राट होता है और किसी राज्य का राजा होता है, ठीक है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको NCERT में ही समझ आएंगे, क्योंकि आपको कहीं और आपको इस तरह से इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा।
ध्यान से समझते बस चलना है आपको। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे भिन्न है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से होता था। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य, ये सभी कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सुनना है। सुनने से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आप चाहे तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। जब भी आपको भूलने की स्थिति में आप आ जाएं तो एक बार रिपीट कर लेना, सभी चीज़ें फिर से आपको दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो को आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और आसानी से कम समय में इसको कवर भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा वो जगह था। तो पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, आपको कॉमन भाषा के साथ में मैच करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ओवरऑल समझ में आ जाए। तो मेरा इतना ही उद्देश्य रहता है कि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, अब हर जगह पैसा वसूलने के लिए राजा खुद थोड़ी जाएगा। तो वहाँ पे क्या होते थे कि इलाकों के, गांव और शहरों के जो किसान होते थे, पशुपालक होते थे, शिल्पकार होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे जो उनको अधिकारी सजा भी देते थे। तो हर प्रकार से नियुक्ति किया जाता था, पद की नियुक्ति की जाती थी, हर काम के लिए हर व्यवस्था की जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। कौन? राज परिवार, यानी राजा के परिवार में जो लोग होते थे वो, और वरिष्ठ मंत्री लोग जो होते थे वो सब पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार से पूरा साम्राज्य का प्रशासन चलता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, यानी कि टैक्स और उपहार के रूप में जो भी उन्हें मिलते थे, वो उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र वही पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी है, उसी के बारे में यह बात की जा रही है। तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, अब देखिए नजराना क्या होता था, तो ये खैर सबको पता होगा। तो जहाँ कर जो होता है यानी टैक्स जो होता है वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना क्या होता था, तो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उन्हें देते थे, उन्हें हम नजराना कहते थे। ठीक है, अब देखिए राजधानी में सम्राट जो है किस प्रकार से यहाँ पे इनके बारे में वर्णन किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया, उसका एक अंश यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी कहानियाँ वगैरह हैं सब कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं ताकि सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे।
तो यहाँ हम उसके विवरण को देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। तो किस प्रकार से जो है यहाँ पे सावधानी बरती जाती थी एक सम्राट के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। तो उस पर एक यहाँ पे अंश आपका प्रस्तुत किया गया है। और पाटलिपुत्र जो कि अभी आधुनिक पटना है, उसके बारे में क्या बातें कही गई हैं। तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ पे आपका जो दिया गया है इम्पॉर्टेंट, उसको हमने देख लिया। अब देखिए क्या होता है। और अंत में वे जंगल वाले इलाके आते थे। ये कहाँ से आया है, रुको, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो हमने देखा कि संसाधन नजारने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, उसके बाद है ये। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब देखिए अशोक के बारे में क्या बातें यहाँ बताई गई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अशोक जो है वह मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ये पहले शासक थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाते थे। मतलब अगर कोई भी फरमान सुनाना है इनको, कोई नियम इन्होंने बना लिया, तो वो नियम क्या करते थे, वो अभिलेखों में पत्थरों पे ये गुदवा दिया जाता था। ठीक है, और ये संदेश सब जगह पहुंचा दिया जाता था। तो इस प्रकार से होता था। और अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार बनता है। अब देखिए कलिंग युग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कलिंग युद्ध जो है ये उड़ीसा में एक जगह है कलिंग, और यहीं पे ये युद्ध होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मार काट होता है, खूनों की नदियाँ बहती है। ऐसे बहुत सारे वर्णन आपको बहुत सारे पुस्तकों में मिलेंगे। और यहीं से जो है एक अभिलेख के द्वारा ये निकाला गया है, इसको देखते हैं। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से अधिक लोग जो है वो मारे गए। मुझे इससे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो ये दृश्य बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो ये धम्म क्या है, तो ये धम्म को अभी हम समझेंगे कि धम्म क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पत्नी होना चाहिए भी युद्ध ना करें।
इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। धम्म का अर्थ है धर्म, ठीक है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कलिंग युद्ध जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था, ये उड़ीसा में आपका कलिंग है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हम अच्छे से समझेंगे कि अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक ये आपको दिख रहा है, ये एक पूरा मूर्ति है, देख रहे हैं आप। ये मूर्ति क्या है इसके बारे में जानिए। तो ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखेंगे तो यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अशोक का धम्म क्या है देख लेते हैं। अशोक के धम्म यानी कि धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाके धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवाया और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खोदवाए, विश्राम गृह बनवाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछ लेगा। अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे उसको हम देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो ये सब काफ़ी अवसर होते हैं जब अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ मतलब जब वो बीमार होते हैं तब भी अनुष्ठान होता है उनके स्वास्थ्य के लिए। बच्चों के विवाह होता है तब होता है, बच्चों का जन्म होता है, या किसी यात्रा पे आप जाना चाहते तब हर एक प्रकार से हम अनुष्ठान करते। तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ये कहना किसका था, अशोक का, ठीक है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है उसको हम देखते हैं। तो ये आपको क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इतनी ये सभी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपका जो मनोविश्लेषणवादी जो आपकी सोच है वो विकसित होगी। और जब आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो देखेंगे ना, जैसे जो भी सीटेट के विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनको कि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर उसके फलस्वरूप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा कि क्या अशोक का क्या विचार था, किस प्रकार की उसकी नीति थी, किस प्रकार की उनकी सोच थी, है ना। चलिए अब ये क्या रीतियां हैं इसको हम देख लेते हैं। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों व श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना,
दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो अपने धर्म की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, ना ही दूसरे धर्म की बहुत निंदा करनी चाहिए। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई कर रहा है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ पे धर्म तो गलत नहीं हो जाएगा, किंतु वो लोग जो उस धर्म को अपनाए हैं वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश और एवं आदर करना चाहिए। अब देखिए, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये पंक्ति भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि क्या है? आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। देखिए, अ अक्षर किस किस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आरंभिक ब्राह्मी में इस प्रकार से लिखा जाता था। देवनागरी में हिंदी जो हम अभी लिखते हैं इस प्रकार से अ लिखते हैं। बांग्ला में इस प्रकार से लिखते हैं, मलयालम में इस प्रकार से और तमिल में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखिए, अन्यत्र हर एक चैप्टर में आपका दिया गया है। अन्यत्र क्या है? तो ये आपके किसी और उसी समय में चल रहे किसी और जगह की बात के बारे में आपको बताता है। तो इसमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। यहाँ पे चीन की दीवार की बात की जा रही है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। तो ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, तो इसको आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपने यहाँ पे देख लिया है। और यहाँ पे आप देखिए, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। और ये आप पूरा एटलस यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ये वाला जो कलर में, ये आप जब आप यहाँ PDF देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये सब यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और देखिए, चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण भारत आपको पता है, ये आपको काली मिर्च और अन्य मसालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आप पूरा देख सकते हैं। आगे की बात यहाँ पे दी गई है कि किस किस प्रकार के सिक्के चलते थे। हिंद यवन सिक्का, कुषाण सिक्का, शक सिक्का और सातवाहन सिक्का। तो कौन सा वंश किस वक्त आया है, किसके बाद कौन सा आया, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य शासन का पतन हो जाता है। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तब आपको ठीक से दिखेगा। पश्चिमोत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। तो ये सब आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाण, लगभग 2000 वर्ष पहले इसका शासन आता है। और कुषाण के बारे में और हम विस्तृत अध्ययन करेंगे चैप्टर 9 में। क्लास 7 और 8 में जब जाएंगे ना तो आसानी से और समझ में आएगा आपको, और भी फैक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी तो हम क्लास 6 ही देख रहे हैं और क्लास 6 में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको भी मिल रहे हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग
इम्पॉर्टेंट है, ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध होते हैं और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य मतलब इसमें आपको ना किसका किसके साथ युद्ध हुआ, फिर कौन सा वंश आगे बढ़ा, ये आपको देखना है। ये डेट आपको नहीं देखना है यहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम अच्छे से और समझेंगे इसको, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और पूरा यहाँ पे क्लास 6 का हमने चैप्टर 7 आज यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।